हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अब्बास। तो जनाब, एक अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है और डेफिनेटली भरपूर वीकेंड के साथ एक दफा फिर से हम आए आपके लिए गुड मॉर्निंग आज लेकर, जिसमें होगी बहुत सारी ढेर सारी बातें और सियासत की बातें भी करेंगे, टॉप स्टोरीज भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज उस वीकेंड के हवाले से जो कि गुजरता ही है, लेकिन आजकल सियासतदानों का भी बड़ा अच्छा वीकेंड गुजरा, खास तौर पर संडे पहले कहा जाता था कि फंडे है, लेकिन अब फंडे बिल्कुल नहीं रहा है, स्पेशली सियासतदानों के लिए, क्योंकि अब सियासतदान जो हैं वो जलसे करने लगे हैं इतवार के दिन। और इतवार के दिन ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल जलसों का इतवार बाजार सा लग गया हो। कहीं लाहौर में जलसा हो रहा होता है, कहीं शेखुपुरा में जलसा हो रहा होता है, कहीं हैदराबाद में जलसा हो रहा होता है। तमाम सियासी पार्टीज संडे के दिन को मुंतखब करती हैं जलसे के लिए, लेकिन ये सारे जलसे, ये सारे खिताब क्यों किए जाते हैं? ताकि वो वोट हासिल कर सके उस अवाम का, जिसके अवाम के वोट से वो आगे आते हैं और नुमाइंदगी करते हैं फिर ऐवान में आकर। लेकिन आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जब इन सारी चीजों के पीछे एक ही चीज है और वो है वोट, तो वोट फॉर राइट और वोट की क्या अहमियत होती है। तो जनाब, वोट की बहुत खास अहमियत होती है। इस दफा 2018 में जो लोग भी वोट कास्ट करने का सोच रहे हैं, जो लोग भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको बहुत सोच समझ कर अब इस दफा ये कदम उठाना होगा, क्योंकि इससे पहले जो सियासतदानों ने उनसे वादे किए, क्या वो वफा हो गए? क्या आपके हलकों में उतना किसानों ने आपसे किए तमाम वादे पूरे किए? क्या वाकई आप मुतमईन हैं? जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया है, आपको लगता है कि इस दफा आप उस पार्टी को दोबारा चुनेंगे या फिर आपका इंतखाब कुछ मुख्तलिफ होगा? तो इसी हवाले से हम बात बिल्कुल करेंगे। आप वोट के अहमियत की बात कर रही हैं, तो आजकल वोट के तकद्दुस की भी बहुत ज्यादा बात होती है, वो तो उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन वोट की अहमियत दरअसल है क्या, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वोट की अहमियत इस तरह से है कि आप देखें कि जब भी इंतखाबात करीब आते हैं, अवाम से बड़े बड़े सियासतदान उनकी दहलीज पर आते हैं, उनसे वादे करते हैं, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात करते हैं, इंतखाबी मैनिफेस्टो अपना बताते हैं कि अगर हम इंतखाब जीत गए तो हम ये कर देंगे, आपके मसाइल हल कर देंगे, आपके इलाके के अंदर पानी आ जाएगा, तालीम की शरह में इजाफा कर दिया जाएगा, तरक्याती काम किए जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचें, क्या वाकई ऐसा होता है? पाकिस्तान की तारीख जो रही है, सियासी तारीख, बहुत अनफॉर्चुनेट रही है। पाकिस्तान में जो इंतखाबी वादे किए जाते हैं बाद में पूरे नहीं किए जाते। और वोट के हवाले से ये भी जरूर कहा जाएगा कि बीइंग अ मुस्लिम, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि वोट या जो आपकी राय दही का हक है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो अमानत है। आपने किसी ऐसे शख्स को वोट देना है या ऐसे शख्स के हक में अपना फैसला देना है जो सादिक और अमीन हो और जो आपके फैसले बिल्कुल अवाम की जानिब कर सकता है। तो जनाब, वोट की अपनी अहमियत है, तो इस दफा जब आपने वोट करना है तो बड़ा सोच समझ कर वोट करना है। तो जनाब, अब हम बढ़ेंगे हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। नहीं रही मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी शादमानी। किस्मत ने एक बार फिर दूल्हा बना दिया। कप्तान ने शादी की हैट्रिक कर ली। इमरान खान ने तीसरी शादी की तस्दीक कर दी। लाहौर में बुशा बीबी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। रात गए अहलिया को लेकर बनी गाला पहुंचे। शादी पर मिला जुला रद्द अमल। किसी ने तंज किया तो किसी ने दी मुबारकबाद। एमक्यूएम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, 9433 वोट लेकर एक बार फिर एमक्यूएम के कन्वीनियर बन गए। राब्ता कमेटी के लिए भी 35 अरकान चुन लिए। फारूक सत्तार ने पार्टी इलेक्शन जीतकर बहादुराबाद जाने का वादा कर लिया। फारूक सत्तार आए मगर पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दें, कंवर नवीद ने साफ साफ कह दिया। मुझे लगता है इंशाअल्लाह 2018 में जो इलेक्शन होगा उसमें अंपायरों की उंगलियां वालों के डब्बे खाली रहेंगे, इंशाअल्लाह खाली रहेंगे। और नवाज शरीफ की शेखुपुरा जलसे में सियासी हरीफों पर चढ़ाई।
कहा 2018 में नाअहल करने वालों से बदला लेना है। इलेक्शन में अंपायर की उंगली वालों के डब्बे खाली निकलेंगे। जो वोट मुस्लिम लीग नून के बक्से में नहीं जाएगा वो अवामी वोट के तकद्दुस के खिलाफ जाएगा। तो जनाब, हेडलाइंस आपने देखी, टॉप स्टोरीज आपने देखी, अब जान लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। तो जनाब, इस वक्त हमारे पास जो है न्यूज़पेपर्स हैं और डेफिनेटली एक्सप्रेस मेरे पास है। और एक्सप्रेस की अगर मैं लीड डिस्कस करूं, बल्कि शायद सारे ही अखबारात की आज अगर लीड डिस्कस की जाए तो उसमें खान साहब का जिक्र तो ज़रूर है और ऐसा हो नहीं सकता कि खान साहब का जिक्र ना हो। तो ये लीड है कि इमरान की बुशरा मानेका से तीसरी शादी। अच्छा, निकाह मुफ्ती सईद ने पढ़ाया, दुल्हन नकाब ओढ़े बैठी। इमरान भाई शादी है तो कुछ तो होंगे, लेकिन कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि खान साहब तीसरी शादी करें या खान साहब चौथी शादी करें। लेकिन अब जो इस खबर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बहुत सारे सियासी हलकों की जानिब से मुबारकबाद के साथ तनकीद भी दी जा रही है। वो इसलिए दी जा रही है कि इससे पहले जब ये खबर सामने आई थी और उमर चीमा जो दी न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर पब्लिश की थी कि जी खान साहब ने इससे पहले शादी की हुई है, तो उनकी जानिब से नईमुल हक की जानिब से ये कहा गया था कि जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ प्रपोज किया है और ऐसी कोई बात नहीं है। ताहम अब ये खबर सामने आई है कि खान साहब ने बुशरा बीबी उर्फ पिंकी बीबी से शादी कर ली है। तो डेफिनेटली हमारी तरफ से भी खान साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अगर बात की जाए तनकीदी हलकों की जानिब से, तो सियासी रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का सिलसिला भी जारी है। जैसे कि तलाल चौधरी कहते हैं कि जी उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन किसी का घर तोड़कर उन्होंने शादी कर ली, ये बात समझ में नहीं आई। किसी की किस्मत में चौथी बार वजीर आजम बनना लिखा है और किसी की किस्मत में तीसरी बार दूल्हा बनना लिखा है। तो इस खबर को पब्लिश किया है एक्सप्रेस ने और मेन लीड का हिस्सा बनाया है। अच्छा सबा, इस खबर के हवाले से आपने सही कहा कि तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि खामखा की तनकीद की जा रही है। किसी की पर्सनल जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है। अगर उन्होंने तीसरी शादी कर भी ली है, नो मैटर व्हाट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं उससे पहले, एक उन्होंने अच्छा काम किया है, एक अच्छी रिवायत है और उनका मजहब इजाजत देता है। पर्सनल लाइफ को मेरे ख्याल में टारगेट नहीं करना चाहिए और मुबारकबाद देनी चाहिए। अगली हेडलाइन जंग की है हमारे पास और जंग में आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो लीड लगी है उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, हमें पीछे नहीं हटना, घबराने वाला नहीं हूं। 3 बार निकाला गया, हथकड़ियां लगाई गई, काली कोठरी में डाला गया, हालात ने फौलादी बना दिया है। नवाज शरीफ ने ये शेखपुरा जलसे में खिताब करते हुए कहा है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी और अंपायर की उंगली का इंतजार करने वालों के 2018 में इंतखाबात के अंदर डब्बे खाली निकलेंगे। और डब्बे खाली निकलने के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ या नून लीग को वोट नहीं डालेगा वो अवाम के मुख्तलिफ हलकों के अंदर जाकर पजीराई हासिल नहीं कर सकेगा। जी हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ हलकों में जाकर पजीराई हासिल नहीं कर सकेगा। एंड ऑब्वियसली अब हम कुछ बात करते हैं एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से, जो कि 2 टुकड़ों में मुनकसिम नजर आ रही है। लेकिन अब यही है कि 9000 वोट लेकर फारूक सत्तार कन्वीनियर तो बन गए हैं, लेकिन साथ साथ जो बहादुराबाद वाला ग्रुप है वो ये कहता है कि जी फारूक सत्तार आए और इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दें और उसके बाद फिर बातचीत होगी। कारकुन के तौर पर उनके दरवाजे जो हैं वो हमेशा के लिए खुले हैं। अच्छा, एमकेएम पाकिस्तान, ये वो एमकेएम पाकिस्तान है जो कि एक ऑर्गेनाइज जमात जानी मानी जाती थी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जी इनके जितने भी सियासी रहनुमा हैं वो अपने लीडर की इजाजत के बगैर कोई बयान भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज सबका अलग अलग मौकफ है, आज सबका अलग अलग स्टांस है। तो इसी हवाले से एक बड़ी दिलचस्प चीज ये भी है कि जो पतंग है, जो इनका वोटर है जो कि पतंग के निशान को फॉलो करता है, अब पतंग के निशान के हवाले से उसका रंग भी इन लोगों ने चेंज कर दिया है और बहुत सारी चेंजेस लेकर आ रहा है बहादुराबाद ग्रुप। तो लेट्स सी कि इस ग्रुप में इस पतंग का असल हकदार कौन है, इस हवाले से भी आज डिस्कशन करेंगे। साथ साथ खान साहब की शादी के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे कि पनामा लीक्स का जो फैसला है जिसको खान साहब ने तनकीद की है और कहा है कि जी पनामा की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने अकामा पे निकाला, तो इससे थोड़े वो खफा नजर आते हैं। तो जनाब अब ये सारे सिलसिले आज अखबार हमने देख ली हैं और अब दूसरे पाकिस्तान के शहरों की जानिब रुख करते हैं, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे वसीम रज़ाक मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज शहर इख्तिदार में कौन कौन से खास इवेंट्स होने जा रहे हैं। वसीम रज़ाक, गुड मॉर्निंग। वसीम रज़ाक, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आज बताइएगा कि शहर इख्तिदार में कौन कौन से खास इवेंट्स होने जा रहे हैं।
वसीम रजाक को हमारी आवाज़ नहीं जा रही है और डेफिनेटली जैसे हमारा राब्ता वसीम रजाक से होगा तो हम उनसे पूछेंगे कि आज तो बड़ी अहम समाअत भी है तलाल चौधरी की, दानियाल अजीज़ की। लेट्स सी कि क्या होता है, तलाल चौधरी पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तलाल चौधरी ने पिछली दफ़ा यही कहा था कि जी मेरी जो वकील है वो तो आसमा जहांगीर है, लेकिन डेफिनेटली वो अब हमें नहीं रही। तो आज देखना ये है कि उन्होंने उसके ऑल्टरनेटिव जो है वो कौन सा वकील या कौन सा लॉयर क्या आज वो पेश होते हैं या नहीं होते। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब मुख्तलिफ शहरों का हाल जान लेते हैं और सबसे पहले चलेंगे हम शहर इक़्तिदार की जानिब, जहां पर हमारे नुमाइंदे वसीम रजाक मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज कौन जी वसीम शहर इक़्तिदार का मौसम कैसा है, कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं, और डेफिनेटली वीकेंड का पहला दिन है तो बिजी डे तो होगा। वसीम आपको फिर आवाज नहीं आ रही हमारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें वफाकी आ रही है जी वसीम, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा वसीम शहर इक़्तिदार के हवाले से पूछना चाह रहे हैं कि मौसम कैसा है, कौन कौन सी सियासी समाजी सरगर्मियां हो रही है वहां पर? जी बिल्कुल, बात करें वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद में सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां पर आज दो अहम एक केस है तलाल चौधरी और दूसरा केस है दानियाल अजीज को। दोनों जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, दोनों वफाकी वजीर भी हैं और दोनों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है अदलिया मुखालफ तकारीर पर। तलाल चौधरी का जो केस है उसकी समाअत जस्टिस इजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। दानियाल अजीज का जो केस है उसकी समाअत जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज दिन 1 बजे करेगा। इसके अलावा सेनेट का इजलास होगा, आज कौमी असम्बली का इजलास भी होगा। तैयबा तशद्दुद केस की समाअत होगी, कैप्टन सफदर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इसके अलावा पार्टी फंडिंग केस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एप्लीकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ के ये दोनों पार्टीज भी पार्टी फंडिंग जो बैरून मुल्क से गैर कानूनी जो पार्टी फंडिंग है वो हासिल करती हैं, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन में इस केस की आज समाअत होगी। आसमा जहांगीर के हवाले से आज एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद के मौसम की अगर बात करें, इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार है, धूप निकली हुई है और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। चले जी, इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा खुशगवार है और बहुत सारी आज वैसे मौसम सुबह आज कराची का भी बहुत ज्यादा खुशगवार था। सुबह आज काफी ज्यादा फॉग थी। अच्छा, सुबह फॉग भी थी और बड़ा जबरदस्त किस्म का मौसम हुआ था ना, सर्दी लग रही थी ना गर्मी लग रही थी, मतलब चिल मौसम था। जनाब आगे बढ़ेंगे और पेशावर की जानिब जाएंगे और वहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा सबा रानी और उनसे पूछते हैं कि शहर में आज क्या होने जा रहा है। जी सबा बताइए, मौसम कैसा है और कौन सी सियासी समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं आज? जी बिल्कुल, कराची और इस्लामाबाद के मौसम के बाद अगर पेशावर के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है। आज सुबह से ही तेज़ धूप जो है तो वो निकली हुई है और इतना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर इवन खड़ा होना धूप के सामने। बाकी जो गिरदनवा के जितने मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह से धूप और गर्म मौसम है और जितने जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहरहाल मौसम जो है तो इतना गर्म नहीं है। आज के हवाले से अगर जो तकरीबात हैं उसके बारे में बात की जाए तो 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने नाबीना अफराद अपने मुतालबात के हक में मुजाहिरा करेंगे और वहाँ पर हो सकता है वो धरना भी दे के बैठ जाएं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तकरीबन 3 बजे होगा और इसके बाद अगर बात की जाए तो BRT जो कि बस रैपिड ट्रांसिट मंसूबा यहाँ पर शुरू हुआ है, इसके हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक वो ऑफिसर्स मेस में तकरीबन 2 बजे जो है तो इसके हवाले से ब्रीफिंग। अच्छा, ट्रैफिक के हवाले से आपने ट्रैफिक का जिक्र किया तो जहां पर लाहौर वाले बड़े परेशान हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से, कराची वाले भी एज यूजुअल परेशान ही है ट्रैफिक की सूरत हाल से। पेशावर में कैसा रहता है ट्रैफिक का सारा निज़ाम? जी बिल्कुल, जो BRT है या मंसूबा जब से शुरू हुआ है तब से तो पेशावर में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वह इंतहाई नागुफ्तबे है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर इवन अब तो जब से ये मंसूबा शुरू हुआ है तो पहले भी शहर पेशावर जो है वो सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों में एक शुमार किया जाता था और अब तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा आलूदगी हो गई है और ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग बगैर मास्क के बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बहरहाल सूरत हाल ख़राब है। ठीक है, सूरत हाल इंतहाई
खराब है। सबरानी पेशावर से अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, बात तो कह रही है ट्रैफिक की सूरत हाल और खराब हो गई है, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होती है पेशावर में। मेरे ख्याल में हम जितने भी हमारे शहर है पाकिस्तान के, उन सब में एक ही जैसे मसाइल है, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी मसले को ओवरकम किया गया हो, किसी मसले के बारे में बात की गई हो। ये भी है कि तरक्याती काम मुसलसल हो रहे हैं, और जहाँ तरक्याती काम हो रहे होते हैं वहाँ पर आपको पता है कि लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तरक्याती काम शुरू होता है तो फौरन खत्म नहीं हो जाता, उससे टाइम चाहिए होता है। खैर, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। खिताब में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात में अंपायर की उंगली उठने के इंतजार करने वाले नहीं रहेंगे। केपी और सिंध में तबाही मचाने वाले आज पंजाब को देख लें और अवाम फैसला करें कि इनका साथ देना है या फिर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है इंशाअल्लाह 2018 में जो इलेक्शन होगा उसमें अंपायरों की उंगलियां वालों के डब्बे खाली रहेंगे, इंशाअल्लाह खाली रहेंगे। पीपल्स पार्टी वालों को तो आपने वैसे ही खुदा हाफिज कह दिया है, अब इंशाअल्लाह ये अंपायर की उंगली वालों को भी खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया है। और पीपल्स पार्टी वालों, तुमने इस मुल्क के अंदर अंधेरे कर दिए, मुल्क को अंधेरों में गर्क कर दिया। हम अंधेरों को खत्म करके रोशनियां वापस लेकर आए। सूबा सरहद के बीके का हाल देखे, टूटा फूटा हुआ है, सड़कें टूटी, पेशावर में मिट्टी, कचरा, गंद, कराची में भी यही हाल है। आज जाके देखो, लाहौर पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर बना दिया शहबाज शरीफ ने। आपके वोट का तकद्दुस जो है उसका एहतराम सबको करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि 20 करोड़ अवाम किसी को अपना वजीर आजम मुंतखब करे और कुछ लोग बैठकर उसको गुजारते उस से फारिग कर दें। क्या ये आपको मंजूर है? साबिक वज़ीर आज़म की बात आपने सुनी। मरियम नवाज शेखुपुरा में अपने वालिद की वकालत में जज्बाती हो गई, कहा माइनस नवाज फार्मूले पर अमल करने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा। क्या नवाज शरीफ के साथ होने वाली नाइंसाफी को मानते हो? ये अकेले नवाज शरीफ का मुकदमा नहीं है, ये हर उस शख्स का मुकदमा है, हर उस वजीर आजम का मुकदमा है जिसको आपने अपने वोट देकर वजीर आजम बनाया था। ये हर उस वजीर आजम का मुकदमा है जो आपके वोटों के बावजूद, आपके बार बार एतमाद के बावजूद 5 साल पूरे नहीं कर सका। 3 बार यही हुआ, 3 बार यही हुआ। एक दफा भी, एक मर्तबा भी मेरे भाइयों बहनों, नवाज शरीफ को वोट से नहीं निकाला गया। नवाज शरीफ को एक मर्तबा भी अवाम ने नहीं निकाला। नवाज शरीफ को जब भी निकाला, वोट की पर्ची को रोंगने वालों ने निकाला। तो क्या ऐसे ही पाकिस्तान का तमाशा बनता रहेगा या आप लोग कुछ करोगे? 20 साल से जो माइनस नवाज शरीफ के फॉर्मूले पे काम करने वालों को क्या मिला? तो जनाब, आपने सुना कि मरियम नवाज जलसे में धुआंधार खिताब कर रही थी और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी तनकीद की है। इसी हवाले से बात करते हैं हम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरत साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने सुबह बिल्कुल सर, आपने सुबह मुझे मौका दिया बात करने का, अब उनका जवाब देने का, बहुत मेहरबानी जी। अच्छा सर, डेफिनेटली आपने सुन तो लिया होगा कि मरियम नवाज क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं पीपल्स पार्टी वालों, तुम लोगों ने तो अंधेरे कर दिए। नवाज साहब कह रहे हैं, वो जो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अच्छा। असल में मियाँ साहबान कौम को ये नहीं बता रहे कि इन अंधेरों में
कौम को डुबोया भी इसी शरीफ खानदान ने है। जब शहीद बीबी साहबा IPPs लेकर आई थी और इन्होंने इफ्तिखार चौधरी के साथ गठजोड़ करके साजिश करके उन तमाम मंसूबों को स्टे करवाया, और उसके बाद आपको पता है कि मियाँ साहबान की ये पुरानी आदत है, क्योंकि असल में ये ज़िया-उल हक के जानशीन और उसके सियासी वारिस हैं, इनके मुकद्दर में ही रोना धोना और झूठ के अलावा कुछ नहीं लिखा। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है। भाई क्या आपने रातों रात ये 3 साल में मंसूबे मुकम्मल हो गए? कोई भी आप अगर बिजली घर मुकम्मल करते हैं एटलीस्ट उसका टेन्योर 8 से 10 साल के दरमियान होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उससे पहले मुशर्रफ की हुकूमत थी। और आपको मैं ये भी अर्ज करूँ, आप जरा माजी में थोड़ा सा चले जाएं, यही मियाँ नवाज शरीफ थे जब हमने IPPs के मंसूबे लगाए, मियाँ नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ आते मुकदमात दर्ज किए, उनको जेलों में डाला और वो लोग इन्वेस्टर मुल्क से भाग गया। बल एनीवे, अभी तो ये जो नवाज शरीफ है इसका रोना धोना जो है वो इस वजह से है, चीखना चिल्लाना इस वजह से है, जैसे जैसे शरीफ खानदान और अडयाला जेल के दरमियान फासला कम हो रहा है, अच्छा, उनकी चीखें ज्यादा निकल रही हैं। सर वो तो ये कह रहे हैं कि 20 साल से माइनस नवाज शरीफ के फॉर्मूले पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। सर आपको पता होगा कौन से लोग काम कर रहे हैं, कुछ पता है आपको? क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं कि हमें तो अकामा पे निकाला है और हमारे खिलाफ जो है वो साजिशें हो रही हैं। मेरे ख्याल में 20 साल वाला उन्होंने फिगर गलत बोला। 40 साल से मियाँ नवाज शरीफ जब से सियासत में पैदा हुए हैं, जब से सियासत में लाए गए हैं, जब से जनरल ज़िया और जनरल जिलानी ने ये पौधा लगाया है, सिवाय साजिशों के, सिवाय लूट मार के, सिवाय जमहूरियत और करने के, मियाँ नवाज शरीफ कब आए हैं? ये तो देखिए, मुझे बताइए, मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं जी मुझे माइनस किया जाता है। आप सियासत की तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान में जितनी साजिशें हुई, आप जरा इनकी तकरीर निकाल रहे हैं, जब ये अपने सियासी वारस और जिनको ये आप रूहानी बाप और ये इनको रूहानी औलाद कहते थे, किस तरह उनके मकबरे पे खड़े होकर ये आमरों के हाथों में हाथ डालकर ये जमहूरियत की बात करते थे, ये पार्लियामेंट की बात करते थे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तादार पे लटकाने वाले ज़िया-उल हक ने सियासत शुरू की, और उसके बाद आप ये अंदाजा कीजिए पाकिस्तान में जो भी साजिश हुई, आप जुनेजो का दौर ले लें। शौकत बशर साहब वो तो कहते हैं कि मेरा अकेले का मामला नहीं है, ये तो तमाम उन वज़राए आज़म का मामला है जिन्हें उनकी टर्म पूरी नहीं करने दी गई। 70 साल से वो कह रहे हैं यही हो रहा है और अब सबको इस पर काम करने की जरूरत है। हाय सूद पशे माँ का पशे माँ होना। बड़ी देर की मेहरबान आते आते मियाँ साहब आप किस मुंह से नाम लेते हैं बाकी वज़ीर-ए आज़म का? और आज इनको भुट्टो भी बड़ा याद आ रहा है, आज इनको बीबी भी बड़ी याद आ रही हैं, और जेल में जाके ये कहेंगे मुझे जेल में क्यों डाला। बात ये है, मुझे तो ये समझ नहीं आती, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, ओ भाई शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिश तो आपके उन जजों ने की, आपने की, ज़िया-उल हक ने की, और बाद में उन्होंने माना कि वो जुडिशियल मर्डर था। अच्छा, माजी को छोड़ दें, पिछले 5 साल की बात मैं आपसे इनसे कर लेता हूँ। मिसाक जमहूरियत किया इन्होंने हमारे साथ, और आपको याद होगा बिल्कुल यही मियाँ नवाज शरीफ थे जिन्होंने ब्लैक पैंट को टाई पहनी और सरदारी साहब को गद्दार डिक्लेयर करवाने के लिए इफ्तिखार चौधरी की अदालत में चले गए। यही मियाँ नवाज शरीफ थे जिन्होंने जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को उन्होंने कहा कि खत लिखना आईनी तौर पे मैं नहीं लिख सकता, तो आपको वो शॉट निकालने मियाँ साहब का। सर चलिए, पीपल्स पार्टी को अभी जो भी शिकवे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी को जो भी शिकवे हैं, इससे पहले भी जरदारी साहब ये बात कई दफा कह चुके हैं जी, उन्होंने वादे वफा नहीं किए, मिसाक जमहूरियत की आपने बात की। तो सर आपके जो इनके साथ मामला बिगड़े या खराब होना शुरू हुए, एक्चुअल वजह क्या थी, टर्निंग पॉइंट क्या था? क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कि मिसाक जमहूरियत भी चल रहा था और फैमिली टर्म्स भी चल रहे थे, यही कहा जा रहा था कि दोनों के जो बच्चे हैं वो आगे लेकर चलेंगे और कंबाइन कोई चीज बनेगी। लेकिन क्या लगता है आपको कि कहां से ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए पीपल्स पार्टी के? नहीं, आपका बहुत है। देखिए, पहले एक बात तो ज़हन में रख ले कि साजिशों के जरिए जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जानें दी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जेलें काटी हैं, लेकिन हमने कभी इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की हैं।
हमने कभी पाकिस्तान की सलामती का सौदा नहीं किया है। अभी आप नवाज शरीफ का बयानिया देखिए, अगर आप मोदी के बयानात निकाल लें, नवाज शरीफ के बयानात निकाल लें, आपको सामने एक एजेंडा नजर आ जाएगा। क्योंकि शरीफ ये चाहते हैं कि अगर हम हैं तो पाकिस्तान भी है, जमहूरियत भी है, पार्लियामेंट भी है। आपको आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान कि ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, आप मुझे बताइए कि हमारी LOC पे फायरिंग हो रही है, हमारे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, कुलभूषण यादव जैसा गद्दार और जासूस पकड़ा जाता है, नवाज शरीफ को हिम्मत नहीं होती है, अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं, गुंगे बन जाते हैं, और फिर क्या कभी वो मोदी जिसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है। शौकत बसर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अंदर वो भारत के खिलाफ बात नहीं करते, कुलभूषण के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, उनका नाम नहीं लिया। आपके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर यानी इल्जाम ये भी लगता है कि आप लोग हमेशा से फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करते रहे। अब चूंकि इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो आप लोग फ्रेंडली ऑपोजिशन का जो दाग आपके ऊपर लगा है, धब्बा लगा है, उसे हटाने के लिए एक बार फिर से आपने रियल ऑपोजिशन शुरू कर दी है। तो इस बात में कितनी सदाकत है, ये जो आर्गुमेंट देते हैं लोग? जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखें, मैं आपको अर्ज करूं, मियां नवाज शरीफ की जो जाती यारियां, दोस्तियां मोदी के साथ, सज्जन जिंदाल के साथ, उनकी सालगिरह में शरीक होना, उनको आमों के तोहफे और साड़ियां आना, मुझे बताइए वो मोदी जो मुसलमानों का खून कर रहा है, जो कह रहा है मैंने बांग्लादेश हमने बनाया, जो कहता है हम बलूचिस्तान तोड़ेंगे, तो उनके साथ जब ये यारियां करेंगे तो ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आज भी कहता हूं, हम फरिश्ते नहीं है, हम में 100 खराबियां होंगी, इंसान है, लेकिन हमने कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं की है। मियां नवाज शरीफ हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, उस वक्त मियां नवाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जमहूरियत। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। वो नहीं सुने मैं क्यों कह रहा हूं, वो ये समझते हैं कि अगर शरीफ खानदान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं है। इसकी मिसाल देख ले, जब मियां नवाज शरीफ काबू आए, इन्होंने हाथों पांव के अंगूठे लगाए, माफिया मांगी, नौकरों को लिया और ये रातों रात जद्दा भाग गए। शौकत बसरा साहब, बिल्कुल जो हिस्ट्री आप बता रहे हैं उससे सब वाकिफ हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है नून लीग की, उसमें हम देख रहे हैं कि धुआंधार किस्म के जलसे किए जा रहे हैं। हर संडे को ही जो है वो एक खिताब किया जाता है जिसमें तमाम लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से भी बात की जाती है, पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद करते हैं, PTI पे भी तनकीद करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब NA 154 में जो इनकी जीत थी, जिस तरीके से PTI वहां पर हार गई, आपको नहीं लगता कि इनका विक्टिम कार्ड जो है वो अब चलना शुरू हो गया? पहली बात तो आप ये एक टिकट में 2 मजे ले रहे हैं। अच्छा, दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे हो रहा है कि हुकूमत भी है और अपोजिशन भी है। वो बसों के पीछे लिखा होता है ना, खर्चा साडा तो नखरे लोकां दे। अच्छा भाई, माल पंजाब हुकूमत, मरकज हुकूमत, आप अंदाजा कीजिए तमाम हिरारकी, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से लेकर वजीर आला तक, वजीर आला से लेकर वजीर आजम तक, सिपाही से लेके IG तक, पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, ये हुकूमत जा लेने दे जो 30 मार्च से पहले मियां नवाज शरीफ, ये पूरा टब्बर, मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म हूं, आप मेरा साउंड रिकॉर्ड पे रखिएगा, बिल्कुल रिकॉर्ड रखेंगे। 30 मार्च से पहले ये जो आपको रोना धोना इनका ज्यादा नजर आ रहा है ना, ज्यादा इनकी बुखलाहट है, ज्यादा घबराहट है, ज्यादा जोश नजर आ रहा है, ये जेल में जाने का खौफ है। 30 मार्च से पहले केसेस अपने कंक्लूड हो जाएंगे और ये जेलों में होंगे। मतलब आप ये बात एंडोर्स कर रहे हैं कि 30 मार्च से पहले सारे केसेस रैप अप हो जाएंगे और ये जेलों में होंगे? उसकी रीजन ये है कि केसेस अपने लॉजिकल एंड की तरफ जा चुके हैं। स्टार विटनेस वाजिद जिया, जो वो मुंशी और खजानची, जो लुटेरा लूट का टोपी ड्रामा करके बाहर लेटा हुआ है साहब डार, उसका केस तो फरवरी से पहले उसको सजा होनी है और ये सजाएं मिनिमम 7 साल सजाएं होंगी, इनकी जायदादें कन्फिस्केट होंगी, इनके अकाउंट्स फ्रीज होंगे। अभी आप देखिए ना, ये क्या कानून है। शर्जील मेमन जेल में पड़ा है, उसका नाम ECL पर है, डॉक्टर आसम का नाम ECL पे था, और यहां पर ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार, वो जो अरस्तु और वजीर दाखिला है, वो उनका नाम ECL में डालने के लिए तैयार नहीं है।
भाई अगर आप ये कल भाग जाते हैं, और ये भागेंगे क्योंकि माजी इनका गवाह है। लेकिन सर वजीर दाखिला तो कह रहे हैं कि मेरिट की बुनियाद पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालेंगे, अगर मेरिट नहीं बनता तो वो कैसे डाल दें सर? मेरिट क्या होता है मेरे भाई? ये जो नैब केसेस हैं उनका एसओपी है। जब नैब केस शुरू होता है सबसे पहले मुल्जमान के नाम ईसीएल पे जाते हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज होते हैं, प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट होती हैं। इनकी तो अंदाजा कीजिए जमानतें भी कराने की जरूरत नहीं पड़ी इनको। मैं आपको पैरेलल थोड़ा सा, आप कराची में बैठे हैं, 3 केसेस ले ले। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या अदालतों में पेश नहीं हो रहे? क्या वो अदालतों को गालियां दे रहे हैं? क्या वो अदालतों के जजों को कह रहे कि हम आपको बाहर निकाल देंगे? अच्छा, शर्जील मेमन क्या वो ईसीएल पे नहीं है? उसके खिलाफ भी नैब का केस है। अच्छा, होता यह है, सुने होता यह है कि जो वजीर दाखिला होता है वो उसमें ईसीएल में नाम डालता है। यहां तो नैब के चेयरमैन ने भी दरखास्त डाल दी। अगर वो ये समझते हैं हमारा नाम गलत डाला गया है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जाके कहें जी हमारा नाम गलत डाल दिया गया है, नाम निकाला जाए। अच्छा, एक मिसाल देता हूं। अयान अली एक औरत थी, जरा बात ज़हन में रखिएगा। उस बिचारी का तो नाम आप सुबह शाम ईसीएल में डालते थे, वो अदालतों में जाती थी। अयान अली के हवाले से तो नून लीग बहुत ज्यादा तनकीद कर चुकी है कि अगर अयान अली का कोई ताल्लुक नहीं था पीपल्स पार्टी से तो लतीफ खोसा साहब क्यों फ्री में केस लड़ते थे? सर, अयान अली का तो मामला कुछ इस तरह से। आप मुझे बताइए, वकील जो होता है जी, अगर वो केस लड़े, मेरा केस जी, अगर नून लीग का जो वकील है वो लड़े तो मैं नून लीग का हो जाऊंगा? नहीं, अगर अयान अली का केस लड़ा सरदार लतीफ खोसा साहब ने तो इसका वो प्रोफेशनल लॉयर है, तो इसका मतलब देखिए ना, अगर इनके पास कोई सबूत है, आज भी मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज से कहता हूं, अयान अली का, इनको शर्म नहीं आती। असल में इनका प्रॉब्लम ये है, इनका माइंड सेट है, ये ब्लैकमेलिंग की, मुनाफिकत की सियासत करते हैं। आपको याद होगा माजी में इन्होंने शहीद बीबी और नुसरत भुट्टो साहबा के पंफलेट जहाजों से गिराए। फिर अब भी देख ले कि रिहाम खान, आयशा गुल्लालई किस किस्म की गंदी ज़हनियत है। सर ठीक है, बिल्कुल आपकी बातों को मानते हैं, दोनों जानिब से तनकीद का सिलसिला है। आपकी जानिब से भी आप लोग फ्रेंडली अपोजिशन अब बिल्कुल भी नहीं खेल रहे हैं, आप लोग भी तनकीद करते हैं। नून लीग की जानिब से भी तनकीद की जाती है, जहां आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वहां नून लीग का भी यही स्टांस है कि जी हमारे साथ तो इंसाफ नहीं हो रहा, पीटीआई से तो इतने सवालात नहीं किए जाते हैं, हम तो 70 सालों के हिसाब दे रहे हैं, अपनी पुश्तों के हिसाब किताब दे रहे हैं। अच्छा सर, इसी हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे कि अब नून लीग का स्टांस क्या होगा और पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां कर रही है और किस तरह सामने आएगी। लेकिन यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस। का भी मुफ्ती सईद ने पढ़ाया था। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक निकाह लाहौर में बुशरा बीवी के घर पर हुआ है। इमरान खान के तीसरे निकाह पर गवाह बने कप्तान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी और ओन चौधरी। तो जनाब, आपने ये पैकेज देखा इमरान खान साहब की शादी के हवाले से, जिसके आजकल बड़े चर्चे हैं और इससे पहले भी इस शादी के काफ़ी चर्चे रहे हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उनसे भी कुछ कमेंट लेते हैं इसके ऊपर। सर, खान साहब ने शादी कर ली है और अब ऐलान भी कर दिया है, जो खबरें थी वो सब दम तोड़ गई हैं और बुशरा बीबी से ये सामने आया है कि जी उन्होंने शादी कर लिया और उस निकाह में जो है वो मुफ्ती सईद ने उनका निकाह पढ़ाया। क्या कहेंगे सर आप? देखें, खान साहब एक सेलिब्रिटी भी हैं एक सियासतदान के साथ साथ, तो जाहिर है उनकी शादियों और फिर जिस अंदाज में वो 007 अंदाज में शादियां करते हैं तो वो फिर जाहिर है मीडिया को डिस्कस तो करेगा। उनको बरल मुबारक हो शादी की। सर, 007 का आपने जिक्र किया, क्या जरूरी है 007 के अंदाज में शादियां करना? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, शादी हुई नहीं है, बल्कि शादी बाजियाब हुई है। अच्छा। शादी तो पहले ऑलरेडी हो चुकी थी। बात पता है क्या है? देखिए, बड़ी ऑन अ लाइटर नोट, जी। खान बिल्कुल आपने सही कहा, शादियां हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है, हमारा जाती मामला है, हम 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन आप जरा खान साहब का थोड़ा सा अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो ये कि उनके मुखालफिन से ज्यादा जो उनके अपने लोग हैं वो उनको हरफे तनकीद बनाते हैं। अभी रिहाम खान वाली शादी थी, उसमें आपने धरना चल रहा था, धरने में ऐलान किया, ओए लोगों जल्दी जल्दी नया पाकिस्तान बना लो ताकि मैं शादी कर लूं। अच्छा, आपने शादी कर ली। शादी करने के बाद वो जाहिर है तलाक कोई अच्छी बात नहीं है, वो तलाक हो गई, अभी 1 साल भी ना गुजरा वो। अच्छा, अभी ये वाला मामला भी, इसमें ये ज्यादा मामला इसलिए डिस्कस हुआ
मैं आपको थोड़ा सा देखे ना, हम भी पीरों मरीदों वाले हैं। जी जी बिल्कुल। जब आपका जो पीर होता है ना, उसके साथ आपका एक रूहानी रिश्ता होता है, पीर के साथ आपका अकीदत का रिश्ता होता है। आप मेरा कम से कम जो पीर है, मेरी उसके सामने तो आंखें नहीं उठती हैं। फिर जो एक्सप्लेनेशंस दी गई, पहले कहा गया जी कि कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। अब 64 साल का नौजवान वो भेज रहा है प्रपोजल। अंदाजा करें, जब ये मामला सामने आ गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं हुई है, अभी तो मैंने प्रपोजल भेजा है। तो इस तरह इतना कॉम्प्लिकेट किया। अच्छा शौकत बसर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि खान साहब ने चीजों को खुद बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है। इससे पहले भी नई मुल्क से जब बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं सिर्फ प्रपोजल भेजा है, अभी शादी नहीं हुई है। क्या लगता है, अब शादी की शेरवानी तो पहन ली है, लेकिन अब वजीर आजम बनने के लिए उनको जो शेरवानी पहनना पड़ेगी या वो शेरवानी जो तक उस मामले में कामयाब होंगे, पीटीआई की ओवरऑल कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो खान साहब को मुबारक हो, अल्लाह ताला उनको शादी कामयाब करे। मैं पहले कह रहा हूँ ये एक इंटायरली ऐसा मसला है जिसके ऊपर बिल्कुल फिक्रेबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं खान साहब और उनके जो फॉलोअर्स हैं खुद मौका फ्राहम करते हैं लोगों को इसका तमस्खुर उड़ाने का, बातें बनाने का। बाकी जहाँ तक मैं एक बात इसमें जो नेगेटिव देख रहा हूँ खान साहब की, देखिए ये बड़ी तोहम परस्ती वाली बात है कि जी मैं उनके खुद फवाद जो उनका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, वो ये कहता है कि जी खान साहब बहुत सारे फैसले जो नई मिसेज हैं, उनको पीरनी भी कहते हैं, निकनेम उनका पिंकी पीरनी है, उनके कहने पे करते हैं। ये मैं समझता हूँ ये बड़ा खतरनाक रुझान है, बड़ा खतरनाक रुझान है। सियासत और घर के मामला अलग अलग होते हैं। आपकी एक अपनी हिरार्की है, आपकी कोर कमेटी है, आपने पाकिस्तान को चलाना है। लेकिन शौकत बसर साहब ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि ये खतरनाक बात है, अगर वो मुशावरत कर रहे हैं, पार्टी के नुमाइंदों से भी करते हैं और अगर वो अपनी एहलिया से भी मुशावरत कर रहे हैं, तो उसमें हर्ज क्या है? मुशावरत करने में हर्ज नहीं है, तवीज धागे पे इतराज है। देखिए ना, अगर तवीजों और धागों पे हुकूमत लेनी है जी, तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं शौकत बसर साहब कि तावीज़ और धागों पर आपको एतराज है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि उनकी जानिब से यही सुनने में आ रहा था कि वो उनकी पीरनी भी हैं और साथ साथ उनको मशवरा भी देती हैं। तो क्या लगता है, अब खान साहब तो खैर शादी कर चुके हैं, आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पीटीआई का? क्योंकि पीटीआई भी अब कराची में बड़ी मुतारिक है और पीपल्स पार्टी के हवाले से भी काफी जगह बन रही है। पाकिस्तान जो है सर वो मुनकसिम होने जा रही है, बल्कि हो गई ओवरऑल। हाँ, मैं समझता हूँ कि चूंकि इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है, इलेक्शन की आमद है, तमाम पार्टियां जोड़ तोड़ करेंगी, तमाम बहुत सारे लोग आप देखेंगे, क्योंकि जो सियासत होती है ना उसमें इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच करते हैं। और ख़ास तौर पे जो ये डिसाइसिव मंथ आ रहा है मार्च वाला, जिसमें जो हुक्मरान ख़ानदान है, जब इसको सजाएं होंगी, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ख़ास तौर पे ये एक सिस्टम के साथ चलती है, सिस्टम को काबू करके चलती है। नवाज शरीफ पहले नाअहल हो गए, अब उसमें कानूनी तौर पे किसी, चूंकि इनके पास शहादत नहीं है, इनके पास एविडेंस नहीं है, इसलिए जजेस को भी गालियां दे रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ भी कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। तो फिर बहुत सारे लोग, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में भी आएंगे, कुछ तरीके इंसाफ में भी जाएंगे। अभी स्टेज सजा नहीं है। बहरहाल कराची के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, मैं समझता हूँ उसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में रूल करती है, सिंध में हुकूमत बनाती है। अब लोग भी ये समझ रहे हैं हमें उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो कराची को और सिंध को प्रोजेक्ट्स दे सके, वहां पर काम। अच्छा शौकत भाई ये बताएं कि आप ये पूरा एमकेएम का जो मामला हुआ है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब हो चुका है, डॉक्टर फारूक सत्तार सरबराह एक बार फिर मुंतखब हो गए, लगता रहा है कि ये सारा कुछ जो तकसीम हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर, पीपल्स पार्टी का इसमें कलीदी किरदार है, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक इसका डिनाई कर रही है। आप क्या कहते हैं? सईद गनी साहब ने तो फारूक सत्तार को यह भी कहा था कि आप हमारी पार्टी में आ जाए। देखिए भाई, मैं एक बात बताऊं कि होता यह है कि मैं सियासी कारकुन हूं, मैंने एमक्यूएम को कभी सियासी पार्टी नहीं माना। अच्छा, एमक्यूएम एक माफिया था जिसको ज़ियाउल हक ने ये बीज बोया, और वहां पर कराची में मैं भी आता जाता रहता था, आप अंदाजा कीजिए 40 साल वहां क्या हुआ।
वहाँ पे बोरी बंद लाशें मिली। शौकत बसरा साहब आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए, इस हवाले से भी आपका मौक़िफ़ जानेंगे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी सर। जी बहुत शुक्रिया जी सर, खान साहब ने शादी कर ली है, तनकीद भी आ रही है, मुबारकबाद भी आ रही है, आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? जी शादी कर लिया तो मुबारक कहनी चाहिए, तनकीद वालों की तो समझ नहीं आती। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हर बात पे तनकीद ही करनी है, मतलब ठीक करेंगे, लेकिन अगर शादी की है, एक जाती मामला है, एक हक है और वो हक एक्सरसाइज का है, एक शरई हक है, एक मुआशरती हक है, उसमें कोई ऐसी बात तनकीद वाली बात नजर तो नहीं आती। सर तनकीद वाली बात इसलिए है कि इससे पहले उमर चीमा साहब ने खबर ब्रेक की थी कि खान साहब शादी कर चुके हैं, और अब जो ये खबर सामने आई है तो उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि शादी तो पहले ही हो चुकी थी, तो फिर पहले बता देते, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए था। देखिए ये कहना कि ये शादी पहले हुई थी और 1 महीने बाद नहीं हुई है, फिर जो कह रहे हैं कि पहले हुई थी उनको उस वक्त दिखा देना चाहिए था कि वो निकाहनामा। कल जो जी है उसकी तस्वीरें आई हैं, वो एक मियाँ बीवी कह रहे हैं कि कल हुई है, और अगर कोई कह रहा है कि 1 महीना पहले हुई है तो मैं क्या फिर उसमें कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा सर, ओवरऑल जो तनकीद का सिलसिला है उसके हवाले से तो आपने कह दिया कि जी शादी होगी तो मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, डेफिनेटली। अब खान साहब शादी कर चुके हैं, पीटीआई का अगला लाहे-अमल क्या है, किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं और सेनेट इलेक्शन भी सर पे? देखिए पीटीआई जो है वो स्टेटस को के खिलाफ खड़ी है। हम लोग अपनी जो हमारी सियासत है वो एंटी स्टेटस को है, उसके लिए हम जो है वो खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला पीटीआई अपनी जो सियासत है उसको दे के आगे बढ़ेगी जिस तरह से वो पहले चल रही थी, और हम भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने वाले हैं, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह सियासत जो है वो बिल्कुल। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी आप लोगों ने कुछ इल्जामात लगाए थे, उस हवाले से भी कुछ बात करना चाहेंगे आपसे? जी हॉर्स ट्रेडिंग तो आपके सामने ही है। सेनेट का टिकट जिस तरह से 35-40 करोड़ रुपए में बिका है, और जिस तरीके से लोगों को लाया गया है, खुसूसन पीपल्स पार्टी ने जिस किस्म का रोल अदा किया है, वो तो शर्मनाक है। और जाहिर है कि इसके ऊपर हम तो समझते हैं कि इस तरह के सेनेट के इलेक्शन का क्या फायदा अगर लोगों ने इस तरह करोड़ रुपया दे के आना है। और इसलिए इमरान खान लोग कह रहे थे कि सेनेट का इलेक्शन बराह रास्त होना चाहिए, जिस तरह से अमेरिका में होता है बराह रास्त इलेक्शन, वैसा इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो हमने नहीं किया। और अब ये रियलिटी है, उसको आप जितना मर्जी कहें। ठीक है, फवाद चौधरी साहब आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। हमारे साथ शौकत बसरा साहब भी मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, ओवरऑल जो सिचुएशन के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से हमने फवाद चौधरी से भी बात की है, उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और लेकिन नून लीग आपके ऊपर भी इल्जामात लगा रही है कि जी पीपल्स पार्टी इस दफ़ा खुला पैसा खर्च करिए, क्या कहेंगे शौकत बसरा साहब? पहली बात तो ये है कि नून लीग खुद जो है, अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात करे तो मेरे ख्याल में अजीब ये मजाक होगा कौम के साथ। इनकी तो पैदाइश ही ये हुई है कि ये सियासत करते हैं ब्रीफ केसों की, लूट मार की, रिश्वत की, बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए, और छांगा मंगा क्या हमने किया था, मरी में जाके हमने एमपीएस हमने कैद किए थे। ये तो इनका टैग है नून लीग का। और अब भी मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटी के साथ एक बात बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से नून लीग एक एमपीए को 60 करोड़ की ऑफर कर रही है वहां पर वोट खरीदने के लिए बलोचिस्तान में। चलें ठीक है, शौकत बसरा साहब आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, नून लीग ही ये बातें कर रही है जो कि खुद पहले ये काम करती रही है। आगे बढ़ते हैं, आप ये बताइएगा क्योंकि अब इलेक्शन बहुत नजदीक आ चुके हैं और आप कह रहे हैं कि पैनामा के बाद जो केसेस होने जा रहे हैं उनके केसेस के फैसले भी आने वाले हैं, तो अब पीपल्स पार्टी पंजाब में तो सर कहीं नजर नहीं आती। पीटीआई ये क्लेम करती है, फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कि अब जो मुकाबला होने वाला है 2018 के अंदर पंजाब में वो पीटीआई और नून लीग का है। पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड कर रही है इस वक्त? देखिए ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में कम बैक करने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत है, बिल्कुल तगदो की जरूरत है, जिसके लिए हम अपनी सफबंदी कर रहे हैं। हम जनरल इलेक्शन की तैयारी में हैं। बिलावल साहब अब निकल रहे हैं बाहर, जलसे जुलूस कर रहे हैं। आपको पता है हमारी एक तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है, हम मेंबर साजी के लिए बढ़ रहे हैं। तो बाकी जाहिर है कि पंजाब के अंदर वो सिचुएशन नहीं है जो सिंध में है, लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई, अब मुकाबला इन दोनों के ठीक है, पीपल्स पार्टी भी स्ट्रगल कर रही है पंजाब में कम बैक करने के लिए। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, जिस तरीके से अभी कमेंट किया है इमरान खान साहब
फैसले के ऊपर कि खासे नाराज नजर आए, काफी तहफुजात का उन्होंने इजहार किया है कि जी पनामा के बजाय अकामा पे निकाला, और वो इसी के ऊपर जोर देते रहे कि जी पनामा पे ही निकालना चाहिए था। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अब मुकदमा जो है वो ट्रायल कोर्ट में है, जहाँ पे सारे विटनेसेस जो हैं वो आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का ये इनको हक हासिल है कि वहाँ पे अपनी एविडेंस पेश करें, क्योंकि जो मामला नैब कोर्ट में है वो तो ये है कि 16 कंपनीज हैं, 300 बिलियन रुपीज हैं, उनका हिसाब देना है, वो वहाँ पर भी दे सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से नाराज है तो ट्रायल कोर्ट से तो नाराज नहीं है, वहाँ दे दे, मीडिया में दे दे, कहीं दे, तो हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें तो ये बात सामने आ जाती है ना कि जब अदालतों के ऊपर तनकीद की बात आती है, तो जहाँ पे नून लीग कर रही है, तो वहाँ पे इमरान खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद कर रहे हैं कि जी आपने अकामा पे क्यों निकाला, पनामा पे निकालना चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान की तनकीद और नवाज शरीफ को एक पलड़े में तोड़ना तो बिल्कुल ही फिर नाइल्मी का मुजाहरा है। इमरान खान तो सुप्रीम कोर्ट की कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहे, इमरान खान तो जजेस का और एहतराम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हर जगह जहाँ पे गए हैं पेश हुए हैं। इमरान खान उन्होंने ये बात की है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये टेक्निकल बात नहीं समझते थे कि कामा का भी दरअसल करप्शन ही का मामला था, और सुप्रीम कोर्ट अगर खुल के ये बात कर देती तो ट्रायल कोर्ट ने फिर क्या करना था। लिहाजा जाहिर है ट्रायल कोर्ट उन्होंने अपनी जो लीगल बैलेंस है कायम रखा सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके ऊपर नवाज शरीफ आप तनकीद कर रहे हैं, और नवाज शरीफ को तनकीद का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर हम पूरी ओवरऑल जजमेंट देखें तो उसके सामने तो जाहिर है कि नवाज शरीफ को करप्शन ही पर निकालना चाहिए। ठीक है फवाद चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को करप्शन पे ही निकाला गया है। आपने गुड मॉर्निंग आज के लिए वक्त निकाला, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत भाई देखें, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि उनको करप्शन के केसेस पे ही निकाला गया है। साथ साथ ये बताइएगा कि आपने वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हुई हुई है वीडियो, नवाज शरीफ को कायदे आजम से और मरियम नवाज को मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना से मुशावरत दी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कितनी, मैं समझता हूँ लफ्ज़ में क्या इस्तेमाल करूँ, कितनी घटिया हरकत है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जैसा लीडर और मोहतरमा फातिमा जिन्ना जैसे लीडर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, जितने असूल परस्त वो लोग थे, और यहाँ पर वो शख्स जिसने 40 साल पाकिस्तान में सिवाय लूट मार के, सिवाय करप्शन के, सिवाय साजिशों के कुछ नहीं किया, और आज पूरे देखें ना इंटरनेशनली ये तो वो खानदान है, शरीफ खानदान, जो आलमी सतह पर दौलत का आलमी स्मगलर बनकर सामने आया है। मैं समझता हूं कि खालके पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान और उनकी बहन को रिजेंबल करना अपने साथ, तो मैं तो ये समझता हूं दुनिया के अंदर अब क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा इंसान कि आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ, आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल आप अपने फाउंडर से, अपने लीडर से इन सियासतदानों को मुशाबियत नहीं दे सकते। शौकत बसरा साहब का ऐसा कहना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने आशीष काला गुड मॉर्निंग आज से बात की, और इंतहाई ज़बरदस्त आज हमारे टॉपिक्स थे जिसपे फवाद चौधरी और शौकत बसरा साहब से बात हुई। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, और साथ साथ दीगर टॉप स्टोरीज को भी हमारे गुड मॉर्निंग आज का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन अभी यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब पॉलिटिकल करियर के हवाले से तो हमने बड़ी डिस्कशन कर ली, क्या सियासी समाजी सरगर्मियां चल रही हैं, इस हवाले से हमने आपको बताया कि क्या होने जा रहा है सियासत में, लेकिन लोगों की जिंदगियों में क्या हो रहा है, और खास तौर से वो खवातीन जो कि बड़ी परेशान रहती हैं, जॉब करके भी जॉब ना करके भी, बड़े सारे ड्रीम्स होते हैं, अचीव कैसे करें, अचीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे राइट्स भी इक्वल हैं या नहीं है, हमारी लाइफ कैसे हमें गुजारनी चाहिए, ये बताने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मैनेजमेंट कंसल्टेंट रंजीत कुमार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, गुड टू सी यू हियर। आज बड़ी हेल्दी डिस्कशन होने वाली है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वुमेन, ठीक है ना। तो रंजीत साहब, सबसे पहले तो जैसे कि हम लोग ब्रेक के लिंक में भी अभी बातचीत कर रहे थे कि जी खवातीन ये क्यों सोचती हैं कि हम मर्दों से बिल्कुल कम हैं, और अगर हम काम करेंगे तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, या फिर हम अपना बजट मैनेज करना चाहते हैं, अपने फाइनेंस के हवाले से काम करना चाहते हैं, हम पे कोई प्रेशर है तो हम काम करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये तमाम चीज़ों के बहुत सारी औरतों के बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज हैं। कुछ औरतें ये चाहती हैं कि मेरा करियर ऐसा हो जिसमें मैं किसी पे डिपेंड ना करूं, चाहे वो पेरेंट्स हो या हस्बैंड हो,
वो चाहती है कि मैं अपना घर अपनी मर्जी से चलाऊं, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को खुद अचीव करूं। और कुछ औरतें ये भी समझती हैं कि मैं अपने बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल दे सकती हूं, जो मुस्तकबिल मुझे नहीं मिला मैं इस बच्चे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। ये वजूहात हैं कि औरत काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि वो औरत जो चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, तो कॉम्प्रोमाइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल आपको 2-3 साल लगते हैं कॉम्प्रोमाइज करने में। आप जो कॉम्प्रोमाइज है वो कोलैबोरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो औरतें ये समझते हैं पहले मैं हस्बैंड को कन्विंस करूंगा, नहीं, मैं आपको ये थोड़ी प्रायोरिटी लिस्ट में बताऊंगा कि आपको 3C एक हमारा मॉडल है जिसको हम कहते हैं कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। सबसे पहले कन्विंस, सबसे पहले कनेक्शन किसके साथ डेवलप करना है? इन लॉज के साथ। आप सास ससुर से कनेक्ट कीजिए, ऐसा रिश्ता बनाइए ताकि वो आपको बेटी तस्लीम करे ना कि बहू तस्लीम करे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। अच्छा। मैं मेरे घर में तो कैसे ऐसा एग्जाम्पल है क्योंकि सारे वर्किंग वुमेन नहीं है, और इन फ्यूचर 2-3 महीने के बाद जब वो आएगी मेरे पास, आई एम इंटरेस्टेड में जब शादी होगी, तो मैंने उसे फुल फ्रीडम ये देना है कि मुझे कन्विंस करने से पहले मेरे माँ बाप से कनेक्ट करो, क्योंकि माँ बाप यानी कि जो सास ससुर है वो कहते हैं कि हमारी बहू काम ना करे, हमारी समाज में नाक कट जाएगी। ये माइंडसेट है जो पुराने दौर का था। आज वक्त के हिसाब से चीजें बदली हैं। जब कनेक्शन डेवलप हो जाए इन लॉज के साथ, फिर आपकी बारी आती है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। जब मैसेज कन्वे करें वो भी इन लॉज के साथ करें। हस्बैंड तो आपका ऑलरेडी कन्विंस है क्योंकि उसने आपको पसंद करके शादी की है। अच्छा रंजीत कुमार साहब, अगर इन लॉज ही बहू पसंद करके ला रहे हैं और हस्बैंड जो है वो कन्विंस नहीं है, ठीक है, और अरेंज मैरिज होगी और इन लॉज कह रहे हैं जी ये हमारी पसंद से आप शादी करें, ये और जॉब भी करेगी और हम इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं रख रहे, लेकिन हस्बैंड जो है उससे नहीं बनती, तो वो फिर उसको कैसे कन्विंस करेगी? ये तो बहुत आपने मुश्किल से सवाल कर लिया, लेकिन इसके भी जवाब है। यहाँ पर आप 3C मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन-लॉज रेडी है भाई। कॉम्प्लिकेशंस है ना, हजारों कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर 3C आप उल्टा अप्लाई करें। आप सबसे पहले हस्बैंड के साथ आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। तो रिश्ता तो बनाना पड़ेगा। जब तक आप रिश्ता किसी के साथ नहीं बने, रिश्ते का मतलब नहीं आप कितना मक्खन लगाते हैं, रिश्ते का मतलब ये है कि आप उसकी अंडरस्टैंडिंग, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ को कितना एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही हस्बैंड के साथ, अभी आपका सवाल, हस्बैंड के साथ कनेक्ट कैसे करना है, उससे बातें करनी है, उससे समझना है उसकी क्या वीकनेस, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अंडरस्टैंड हो गया, फिर आप थोड़ी सी बात करेंगे, वो इतनी सी बात समझेगा। जिस दिन कनेक्शन डेवलप नहीं किया, आप कितनी भी बातें करते रहे, वो कभी भी कन्वे नहीं होगा। So this is 3C, a very simple model, implemented, execute करें, सिर्फ बोले नहीं। और उम्मीद करता हूं कि अच्छा, ये 3C का आपका जो मॉडल है, ये अगर अप्लाई करने की कोशिश की जाए हमारी सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अंडर डेवलप सोसाइटीज, तो माशरे के अंदर घराने बहुत सारे हैं, यानी किसी की सिचुएशन अलग है, किसी की सिचुएशन अलग है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझते जरूर हैं और हो सकता है वो इस पर अमल भी कर रहे हों, लेकिन बेशतर सोसाइटी का हिस्सा ऐसा है जो इन बातों को नहीं समझता। उनको कैसे कन्विंस किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आप थोड़ा पुराने दौर में चले, 10 साल पीछे चले जाए, जहां पर लड़कियों और औरतों की तालीम को गलत समझा जाता था, उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाइए, अब ना सिर्फ इक्वल रेशो बल्कि खवातीन का रेशो तालीम याफ्ता होने का बढ़ रहा है। हाँ। मेडिकल में लड़कियां अभी भी टॉप है। आप मेडिकल की 80 लड़कियां बैठी हैं, 10 लड़के बैठे हैं। रंजीत कुमार साहब, ये जो रेशो आप बता रहे हैं, ये शहरों के अंदर बहुत ज्यादा है। आप उन एरियाज का क्या करेंगे जो शहर नहीं है, जो देहात हैं, जो ट्राइबल एरियाज की बात कर रहे हैं, इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर पंजाब की बात कर लें, तो मैं आपको दोबारा ये कहूंगा कि मेरी तो रिसर्च है, हम तो विजिट करते रहते हैं और अभी हमने ये देखा है कि औरतें और लड़कियां तेजी से हिस्सा ले रही हैं। आई एग्री विद यू, क्योंकि अब अगर आप इंटीरियर से जाते हैं और किसी लड़की से अगर आप बातचीत कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि उसकी फैमिली ने उसको कितना कॉन्फिडेंस दिया है। और मैं आप इसमें मजीद ऐड करूंगा इसमें कि आप बैंकिंग सेक्टर का दोबारा चक्कर लगाएं। अंदरूनी सिंध की हो, अंदरूनी पंजाब की हो, कराची की हो, बड़े शहरों की हो, आपको रेशो फिर लड़कियों का ज्यादा मिलेगा। दूसरी इंडस्ट्री जहां पर लड़कियां ज्यादा पाई जाती है वो टेलीकम्युनिकेशन है। थर्ड इंडस्ट्री जो मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो आजकल MBA कराया जा रहा है उसमें भी लड़कियों की तादाद ज्यादा है। तो जमाना बदल रहा है, शिफ्टिंग द पैराडाइम हो रही है,
तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। ये बताएं, जो कॉमन आपके पास लोग आते हैं कि जी मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, उसमें जो जनरल एक कॉमन प्रॉब्लम होता है वो क्या लेके आते हैं? मतलब बीवी से नहीं बन रही, बीवी ये कह रही है कि जी बच्चे भी हैं लेकिन मैंने जॉब भी करनी है, और वो फिर मतलब प्रायोरिटीज सेट भी नहीं हो रही कि इन लॉज को भी संभालना है, साथ में बच्चे भी हैं, शौहर भी है, एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें जॉब का भी स्ट्रेस है, तो वो सारी चीजें वो फिर कैसे मैनेज करें? जब भी इस तरह के प्रॉब्लम मेरे पास आते हैं तो पहले मैं सवाल ये करता हूं कि आप 168 घंटे कैसे इस्तेमाल करती हैं? 168 आवर्स, यानी कि पूरे हफ्ते का पूरा सिस्टम जब हम उनका टाइम नोट डाउन करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे हस्बैंड से 2-3 साल के बाद औरतें ये कहते हैं मुझे हस्बैंड से प्रॉब्लम नहीं है, इन लॉ से भी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुझे वर्क बैलेंस लाइफ का बड़ा इशू है। वर्क बैलेंस लाइफ के अंदर पहला प्रॉब्लम कहाँ आता है? आजकल वर्क एनवायरनमेंट जो है वो सेफ नहीं रहा हमारे लिए। जो हरासमेंट की जो बात है वो सिर्फ ये नहीं कि आप कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, बल्कि बॉस का बिहेवियर या फिर एम्प्लॉइज जो हम कलीग्स हैं उनका बिहेवियर। बहुत सारी जगह ऐसे औरतें कम हैं, मर्द ज्यादा है, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो अपना 100% नहीं दे पा रही। दूसरी ये बात है कि जब औरत किसी कंपनी को ज्वाइन करती है तो उसको 6 बजे वापस जाना ही होता है। Obviously. तो उसकी जो प्रोग्रेस है, जो लड़की एक ही ऑर्गेनाइजेशन में साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो लड़का 8 बजे बैठने के लिए तैयार है, लड़की 6 बजे इसलिए जाती है क्योंकि उसका दूसरा असाइनमेंट वेट कर रहा होता है उसका घर पे। तो वो लड़की उस तेजी से जब प्रोग्रेस नहीं कर पाती, फाइनेंस के चक्कर में उसने जॉब की वो अचीव नहीं कर पाती, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रंजीत कुमार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बातें सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। सवाल मेरा ये है कि ये तब्दील कैसे होगा, ये माइंडसेट कैसे तब्दील होगा, ये अप्रोच हम कैसे तब्दील करेंगे कि खवातीन को बराबर की नुमाइंदगी दी जाए और ताकि खवातीन भी फ्लरिश कर सकें। और साथ साथ इसमें यह भी ऐड कीजिएगा, जो खवातीन काम करती हैं उन पर आम तौर पर यह कहा जाता है कि फैमिली को निगलेक्ट कर रही है, बच्चों को निगलेक्ट कर रही है। जी, तो आप मेरे ख्याल से निगलेक्ट पता नहीं किसको कह रहे हैं, मैं नहीं समझता निगलेक्ट कर रही है। अगर निगलेक्ट की बात हो रही है तो मर्द भी उतना ही, अगर निगलेक्ट आप कह रहे हैं, मैं निगलेक्ट नहीं कहता। सवाल ये है कि हमारी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, खवातीन के ऊपर जो वर्किंग वुमेन है वो अगर जॉब करने जाती हैं, कहने का मतलब वो अगर वापस आती हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को सही तरह टाइम नहीं दे पा रही है, फैमिली को सही तरह टाइम नहीं दे पा रही। मैं किस फिलॉसफी का मालिक हूँ या किस फिलॉसफी को मानता हूँ? इक्वालिटी की आप बात करते हैं, मैं इक्वालिटी की बात करता हूँ। तो जब बच्चे पालने की बात आती है तो वहां इनइक्वालिटी क्यों माँ की सिर्फ जिम्मेदारी बन जाती है? तो वो शिफ्टिंग पैराडाइम में ये ऐड करना चाहता हूँ व्यूअर्स को, जितने भी अभी सुन रहे हैं, कि आपको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप घर पहुंचते हैं 8 बजे, वो भी पहुंच रही है 8 बजे, आप भी पहुंच रहे हैं। आपने कितना काम किया वो भी हमें पता है, इसने कितना काम किया वो भी आपको पता है। अगर आप उस औरत का सिर्फ बर्तन धोने में हाथ बटाएं, कपड़े धोने में हाथ बटाएं, कपड़े प्रेस करने में हाथ बटाएं, बच्चे को एजुकेट करने में हाथ बटाएं, तो मैं समझता हूं दिस इज द पर्टिकुलर कंप्लीट एग्जांपल ऑफ टीम वर्क। आप ना सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, रंजीत कुमार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू कि टीम वर्क भी होना चाहिए और दोनों पार्टनर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए कि जी अगर आपने कपड़े धो लिए हैं तो अगला बंदा जो है वो खाना पका रही है या पका रहा है, व्हाटएवर, तो इस तरीके से आप लाइफ मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं और उनको स्ट्रेस भी होती है काम की, वो अपने ऑफिस में भी होती हैं, बट बैक ऑफ द माइंड अगर आपके दिमाग में आपके घर की बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं तो यूजुअली आप बड़ा कंफर्ट फील नहीं कर रहे होते हैं, आप जॉब भी कर रहे होते हैं लेकिन आप स्ट्रेस भी होते हैं और आपसे चीजें मैनेज भी नहीं हो रही होती हैं। मतलब आपको लगता है कि यार आप क्वालिटी टाइम अपने घर पे भी नहीं दे पा रहे, क्वालिटी टाइम आप ऑफिस में भी नहीं दे पा रहे, एंड यू आर 50-50। तो उन लोगों की आप किस तरीके से काउंसलिंग करते हैं? उन लोगों को आप किस तरीके से ट्रैक पे लेके आते हैं कि नहीं, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर ऑफिस, एट योर होम, यू आर डूइंग वेल? तो जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में हम पढ़ाते हैं या हम सीखते हैं कि जब आप काम कर रहे हो तो घर की बातें घर पे छोड़ के, और जब आप घर पे हो तो काम की बातें घर ना लेकर जाएं। तो कुछ लोग ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप घर लेकर जा रहे हैं, कि आप बातें भी ऑफिस की घर पर लेकर जा रहे हैं। उस वजह से दिस इज द आंसर कि आप जब तक ये सेपरेट नहीं करेंगे, और सेपरेट करने का अच्छा तरीका ये है, गिव 20 मिनट्स टू योरसेल्फ, स्टार्ट मेडिटेशन, आंख बंद करके रिव्यू होल डे, आपको बाइफर्केशन समझ आ जाएगी। आजकल के लोग क्या है, प्रेयर्स को भी टाइम नहीं देते, मेडिटेशन को टाइम नहीं देते, स्ट्रेस उन पे हावी। तो रंजीत भाई, आप ये कह रहे हैं कि प्रोफेशल और पर्सनल लाइफ को अलग-अलग रखने की जरूरत है, तभी जाके सक्सेस मिल सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो अभी तक जितनी बात हुई है उसमें जॉब का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है, लेकिन एक ट्रेंड अब उभरता हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का भी है पाकिस्तान के अंदर। खवातीन को सिर्फ जॉब तक ही क्यों महदूद रखने की कोशिश की जाती है या एक आम तासुर ये पाया जाता है?
खवातीन को बिजनेसेस की तरफ क्यों नहीं राग़िब किया जाता? तो बहुत सारे प्रोग्राम अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया, और संडे का अखबार अगर वो पढ़ते हैं तो मैं समझूंगा कि वहां पर वुमेन्स के लिए अलग से प्रोग्राम जनरेट किए जाते हैं। तो अभी वुमेन्स को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है जॉब टू एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप स्टार्टअप्स भी कह सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज काम भी कर रही हैं कि औरतों को काम करवा जाए। सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया, एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओज के साथ, जिसपे मैं भी था, प्रेजेंटेशन मैंने दी थी। उन्होंने कहा कि हम सिलाई मशीन देंगे, हम कपड़े देंगे, औरतों को पहले आप 3 वीक्स का काम सिखाएं, 5000 रुपए वजीफा भी देंगे। जब ये काम सीख जाए, होम टेक्सटाइल का काम दिया गया, पर पीस के हिसाब से आपको कॉस्ट मिलेगी। तो औरतों ने कहा कि अगर ये हमसे काम करा सकते हैं, क्यों ना हम ये बता दें लोगों को, आप आइए हमसे कपड़े सिलवाइए। तो उन्होंने छोटे छोटे काम स्टार्ट कर दिए, एक मशीन से लेकर अब कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिए, नंबर 1। दूसरा, एक औरत है, मतलब वो भी इसी तरह का काम कर रही है। वो कहती है कि आप अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस आप बनवाएं, हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे, जितने रिटर्न्स होंगे 50% आपका। साहब, आपकी बात से बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ। जहाँ तक आपने खवातीन के हवाले से बात की, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की हैं। और आज वो तमाम लोग जो बड़े करियर कॉन्शियस हैं, वो तमाम खवातीन जो बड़ी करियर कॉन्शियस हैं, उनको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, और यही आपके काम की सक्सेस है। रंजीत कुमार साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज में आए। तो जनाब, आज हमने उन तमाम लोगों के वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए होंगे जो कि सोचते रहते कि यार हम काम करें, हम एम्बिशियस हैं, हम नहीं हैं, क्या हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, क्या हम घर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात अगर आपको मज़ीद भी क्लियर करने हैं तो आप रंजीत कुमार साहब से रब्ता भी कर सकते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।